Hello everyone. Good morning. Good morning, student. एक कौन सा लेक्चर है? एट्थ है क्या? नाइन्थ? ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसी को कंटिन्यू करते हैं। केटीजी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कहाँ तक हम लोग डेरिवेशन कर लिए थे, क्या कर लिए थे? हम लोग डेरिवेशन कर लिए थे P इक्वल टू 1/3 रो मतलब डेंसिटी। रो से आप लोग फैमिलियर है ना, या डी लिखना पड़ेगा? हो जाएगा। VRMS का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसी फार्मूला को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P इक्वल टू 1/3 MT का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टोटल मास ऑफ द सैंपल, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सैंपल बाय VRMS का स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला को ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब ये याद रहेगा तो डिफरेंट तरीका से जैसे ही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो PV इक्वल टू कितना, क्या लिखेंगे? 1/3, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे MT जब मैं जानबूझ के T इंडिकेट कर रहा हूँ, मतलब टोटल मास, राइट। VRMS का स्क्वायर, या इसी फार्मूला को चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 MN, कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट यहाँ पे आप A इंडिकेट कर दीजिएगा कि M जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल है, ठीक है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। आप लोग को साउंड सुनाई पड़ रहा है एवरीवन? ओके। और एक कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, राइट। चलिए, एक फॉर्मेट ये हो सकता है 1/3 क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक ही बात है ना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, करेक्ट। इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। चलिए
अब यहाँ पे अगर गौर मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, और एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? रियल गैस मतलब नॉन आइडियल गैस के लिए या आइडियल गैस के लिए? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में तो आप पी वी इक्वल टू एन आर टी भी जानते हैं। पी वी इक्वल टू क्या जानते हैं? एन आर टी। एन तो इन्वॉल्व हो गया, हाँ या ना? एन इन्वॉल्व हो गया है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सर ये जो वैल्यू रहेगा वो आर टी के बराबर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी से, तो ये पूरा जिसको मैंने डॉटेड कर दिया वो किसके बराबर हो जाएगा? आर टी के बराबर हो जाना चाहिए, और ऑब्वियसली होता भी है। तो जितना भी जो आप आइडियल गैस इक्वेशन देखे हैं, तो एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम बाद में कंक्लूड कर देंगे। बॉयल्स लॉ भी डिड्यूस कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ भी कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कर सकते हैं। हालांकि सब आपको करना है नहीं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, पढ़ लिए हैं। बट हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कितना का वैल्यू, या उतना छोड़िए इतना का ही वैल्यू कितना के बराबर है, तो किसके बराबर रहेगा? एन आर टी के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? एन टी। करेक्ट है ना? चलिए यहाँ तक आइए। तो लेकिन मेन इक्वेशन यह है, ये याद रहेगा तो हर इक्वेशन पे आ जाएगा। यहाँ से क्या आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, और यहाँ से यहाँ भी आ सकते, लिख लेना है। ठीक है, हो गया? ओके। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए अगेन P इक्वल टू क्या है? 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ठीक है ना? अब यहाँ से फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं। और एक फार्मूला था PM इक्वल टू DRT आइडियल गैस के लिए, करेक्ट? हाँ या ना? और D के बदले हम लोग यहाँ पे क्या टर्म यूज कर रहे हैं एवरीवन? तो यस, तो यहाँ पे पी वाई रो इम्प्लाई VRMS, ये पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम में आएगा। 3p/रो रूट ओवर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? VRMS इक्वल टू 3p/रो अंडर रूट, और यहाँ से p/रो इक्वल टू क्या RT/m यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? p/रो इक्वल टू RT/m, और इक्वेशन A और इक्वेशन B को अगर एक साथ मिला दिया जाए फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, तो क्या VRMS के लिए दो फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। एक तो हो गया 3p/रो इक्वल टू रूट ओवर 3RT/m, हाँ या ना? यहाँ तक आ जाइए। यहाँ तक डेरिवेशन में किसी को प्रॉब्लम? एवरीवन? चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला बी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन गैस, मैंने क्या क्या बात बोल दिया? एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन गैस, तो गिवन टेम्परेचर तो ये कांस्टेंट कर दिया न्यूमरेटर,
और गिवन गैस मतलब ए मोलर मास है, कैपिटल एम क्या है लिखते रहिएगा, कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, करेक्ट। तो एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस क्या RT बाई एम ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना, ये वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। तो एक लाइन लिख लीजिए, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन गैस P by rho ratio is constant, P by rho ratio is constant। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए VRMS के लिए ये दो फार्मूला बहुत काम का होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं क्या करता था कि मैं सारे चीज़ों को, अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड भी है तो मैं पहले SI सिस्टम में निकाल लेता था, मेरे लिए SI सिस्टम ज़्यादा कन्वीनियंट है। बट SI सिस्टम में निकालने के लिए अब क्या करेंगे, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट कीजिए, हाँ या ना। अब पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो आपको रिलेशन लिखवा दिया हूँ फर्स्ट क्लास में ही, वो सब रिलेशन देखते रहिएगा, ठीक है। और डेंसिटी को किसे पुट कीजिएगा, अगर SI इसका वैल्यू मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो डेंसिटी को किस में पुट करेंगे, kg पर मीटर क्यूब, बोलिए किस में, करेक्ट। तो क्या यहाँ से मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा आंसर, तो उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे यूनिट का ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे सर, यहाँ व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ भी अगर इस सपोज कीजिए कि आपको प्रेशर न देकर टेम्परेचर और गैस दे दें, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, गैस है जो ऑक्सीजन, करेक्ट। तो अब आप ऑक्सीजन का क्या लीजिएगा, मोलर मास। अब मोलर मास कितना होता है 32, बट 32 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर ग्राम में वैल्यू आप ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। तो बेटर क्या रहेगा कि आप 32 लिखिए ग्राम, लेकिन उसको केजी में फिर कन्वर्ट कर लीजिए, किस में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, आंसर SI सिस्टम में निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू किस में पुट करेंगे, SI सिस्टम में पुट करेंगे। तो 32 ग्राम लिखेंगे या 32 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और R का वैल्यू किस में पुट कीजिएगा, तो R का वैल्यू SI सिस्टम में जूल होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब कहने का सेंस है कि फार्मूला का ख्याल रखेंगे, करेक्ट है ना, हो पाएगा। चलिए लिख लीजिए, भूल जाइएगा, यहाँ पर बस दोनों जगह पैरो देख लिख लीजिए कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ VRMS in SI system, put all the value in SI system। लेकिन सर ऑप्शन अगर SI सिस्टम में नहीं रहेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे वापस, ठीक है। अब यहां देखिए एक ऑब्जेक्टिव, देखिए कितना आसान सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि प्रेशर इंक्रीजेज, ध्यान सुनिएगा, प्रेशर इंक्रीजेज फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीजेज फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट अबाउट VRMS। पहला ऑप्शन इंक्रीजेज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेज, तीसरा ऑप्शन रिमेन अनचेंज, लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। प्रेशर इंक्रीजेज फॉर ए गिवन गैस एट
कांस्टेंट टेम्परेचर VRMS ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। लेकिन यहाँ देखिए, हाँ करेक्ट अभी तो यही रहेगा। वजह क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट VRMS को सिर्फ आप इस फॉर्मेट में ही देखते, फार्मूला को सिर्फ इसी फॉर्मेट में आप रट के जाते VRMS इक्वल टू √3p/ρ, तब तो आपको नजर आता कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ गया तो VRMS इंक्रीज होगा। बट एक्चुअली में मैंने क्या बोला कि VRMS का ओरिजिनल फार्मूला, इसको याद रखिए क्योंकि मैंने लिखवा दिया है कि फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर p/ρ का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा तो उसी अमाउंट से डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाता है। फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर p/ρ का वैल्यू रेशियो प्रेशर बाय और डेंसिटी का रेशियो वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जिस प्रोपोर्शन से प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उसी प्रोपोर्शन से क्या इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी। करेक्ट है ना। तो ओरिजिनल फार्मूला क्या है, इसको इस ओरिजिनल फार्मूला दिस वन या दिस वन, दिस वन, ये है ओरिजिनल फार्मूला। करेक्ट है ना। इस पे स्टार लगाइए। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, लिखना तो ये है करेक्ट, उसके बाद साथ में ये भी लिख देना है 3RT/m। करेक्ट। अब यहां देखिए, फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। देखो VRMS चेंज होगा या रिमेन अनचेंज हो जाएगा, रिमेन अनचेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस नीचे एक लाइन लिख दीजिए कि फॉर ए गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर p/ρ रेशियो इज कांस्टेंट, दैट्स वाई VRMS रिमेन अनचेंज। करेक्ट है ना। यहां तक समझ में आ गया। इसको हटाया जाए। अब यहाँ देखिए VRMS इक्वल टू, हम लोग क्या लिखे, ये आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √/T। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डैम श्योर VRMS बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, VRMS बढ़ेगा। और सपोज कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से एट ए गिवन टेम्परेचर जो गैस जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा उसका VRMS कम। एट ए गिवन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं दो गैस के लिए। मान लेते हैं कि एक गैस हाइड्रोजन है दूसरा गैस ऑक्सीजन है। करेक्ट। तो जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा उसका VRMS कम रहेगा। करेक्ट है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये तो सिंपल तो दिख रहा है ना, ये वैल्यू ज़्यादा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट। तो एक लाइन लिख लीजिए, द गैस हुज मोलर मास
whose molar mass are more, Vrms is less at a given temperature. तो इस पर अगर एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, ऐसे अगर एग्जाम में आ जाए, नीट के एग्जाम में, और टी को कांस्टेंट कर दिया जाए, टी कांस्टेंट, और तब आपसे पूछेंगे H2O2 एंड N2, इन तीनों का Vrms का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा Vrms किसका रहेगा एवरीवन? उसके बाद N2 ना, और उसके बाद O2, ये Vrms का ऑर्डर है, ठीक है ना? यहाँ तक आइए। कौन सा? हाँ, मैंने ये बोला था एट ए गिवन टेम्परेचर द गैस हुज मोलर मास आर मोर, Vrms इज लेस एंड वाइस वर्सा। ये तो बहुत सिंपल से बात, फार्मूला है, कोई बोल रहा हूँ, राइट? ओके, फाइंड द Vrms ऑफ ऑक्सीजन at 27 डिग्री C. Find out Vrms of oxygen at 27 degree C. किसका निकालना था स्टूडेंट?
ऑक्सीजन का कितना डिग्री पे? तो क्या इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 3 इंटू 8.314 और 27 डिग्री सी का केल्विन में कितना होगा 300 एंड डिवाइडेड बाई 32 ग्राम लिखें या इसको केजी में कन्वर्ट कर लें। और किसी फार्मूला में सारा वैल्यू एसआई सिस्टम में, ये लिख लीजिएगा, आर का वैल्यू एसआई सिस्टम, आर का वैल्यू एसआई सिस्टम में ये होता है 8 आर का वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना? क्या कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा? थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख दूँ। एक और क्वेश्चन बनाइए, कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट STP। ये भी तो निकल जाएगा 3RT/m। STP में कितना ले जाएगा 3 इंटू 8.314 इंटू कितना 273 और डिवाइड बाई 28 इंटू 10⁻⁻3। ऐसे जो लोग कल एक बार थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए मैं आंसर थोड़ा मिला लेता। आप लोग कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बता सकते हैं ऑनलाइन के बच्चे? इस क्वेश्चन का नाइट्रोजन का कैलकुलेशन कीजिए, एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, बैठे रहते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर है 490, ऑलमोस्ट 49, अप्रोक्सीमेटली 490 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा। इफ वी आर एम एस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इज, if VRMS speed of nitrogen is 490 meter per second at 273 Kelvin, find the RMS speed of hydrogen at the same temperature. Find out RMS speed of hydrogen at the same temperature. स्टूडेंट डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाएगा, इससे लाभ ये मिलेगा कि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, राइट। आई कितना 2 ना, आई कितना 28, कितना हो जाएगा 1/14। इसका मतलब VRMS S2 इक्वल टू, ए वैल्यू तो अभी जस्ट कैलकुलेट किए हुए हैं 490 इंटू √14 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। होता क्या है कि 180 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया जाता है, या बीच में कोई आसान क्वेश्चन उसको पिक करना है, तो आप जल्दीबाजी में इसको इस टाइप ऑफ इजी क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं जब पढ़े हुए हैं तो फार्मूला भी अगर ध्यान है, उस फार्मूला पे रिसर्च किए हुए हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए तो। इन ए कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर, in a container of capacity जैसे आपको ये लग सकता है ना कि सर यहाँ पे तो मतलब 3p/ρ का कोई मतलब नहीं है, तो उसका भी यूज कर लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इन ए कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर देर आर 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, देर आर 10⁻23 मॉलिक्यूल्स each of mass 10⁻22 gram. If VRMS is 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द गैस, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द गैस। स्टूडेंट्स क्या इसको हम लोग सॉल्यूशन के लिए इस मेरे साथ सॉल्यूशन कीजिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्या VRMS इक्वल टू इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं 3p/ρ, करेक्ट। तो VRMS का स्क्वायर इक्वल टू 3p/ρ, देन प्रेशर इक्वल टू 1/3, डायरेक्टली यहाँ से ही कर लेते, तो P इक्वल टू व्हाट 1/3 रो VRMS का व्हाट स्क्वायर। यहाँ देखिए, लेकिन आप यूनिट का ख्याल रख लेंगे, और सारा वैल्यू अगर SI सिस्टम में काम करेंगे तो प्रेशर किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है 1 पास्कल के बराबर होता है, ये तो पता है ना।
तो अगर ऑप्शन पास्कल में दिया रहेगा या इवन एटीएम में ही दिया रहेगा तो क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा तो उसको एटीएम में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे। 1 एटीएम इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1 एटीएम इक्वल टू ऐसे अप्रॉक्सीमेटली तो होता है 1 × 10⁵, एग्जैक्टली तो होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट अप्रॉक्सीमेटली भी अगर ऑप्शन में आने के लिए तो P कितना लिख हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से तो सर व्हाट अबाउट डेंसिटी, अब यहाँ पे VRMS सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो क्या इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू भाई कितना मीटर, -2 10⁻, ये भी बताना पड़ेगा स्टूडेंट, हो जाएगा यहाँ से। तो दिस इक्वल टू क्या 10⁻³ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, ऐसा सिस्टम में हो गया। और डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम आप नहीं कर सकते हैं ऐसा सिस्टम में। और कितना कैपेसिटी का आपका कंटेनर है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। उल्टा बोल दिए आप लोग, कैसे काम चलेगा, व्यू खत्म हो गया, कम बैक कीजिए। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, राइट। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना, तो 1 लीटर इक्वल कितना हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे अब मास निकल जाएगा एवरीवन, कितना होगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स था, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, तो 1 ग्राम हो गया। इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया जाए, कितना से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया केजी, और डिवाइडेड बाई 10⁻³ कर लें। 1 लीटर का कंटेनर है तो उसके लिए कितना, दिस वन, और इसको इससे इसे कैंसिल कर दिए तो डेंसिटी कितना हो जाएगा एवरीवन, कट कुट के 10 क्या केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 × 10 × 10⁻³ का स्क्वायर। बट ये वैल्यू भाई आएगा पास्कल में, किस में आएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो अब ऑप्शन में जो भी रहेगा उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब फार्मूला में वैल्यू रखना, मतलब फार्मूला तो याद है बट उसमें कैसे पुट कर कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपका एग्जाम का पार्ट रहेगा। अदरवाइज सब कुछ जानते हुए मिस्टेक करके आ जाइएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। बट इस केस में नहीं लगता है कि सर यहाँ पे VRMS 3 RT/m से ज़्यादा आसान ये था, इसका यूज़ करके भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग जिक्र करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। तो स्टूडेंट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखना चाहिए, तो पिछले क्लास में बताए थे कि मेरे पास एक सैंपल है और उस सैंपल में डिफरेंट स्पीड से अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल V1 स्पीड से मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल V2 स्पीड से मूव कर रहा है, तो V1 स्क्वायर लें, V2 स्क्वायर लें, या उसका सबका मीन ले लेते हैं। तो क्या था, VRMS का स्क्वायर था, क्या था, दैट्स भाई यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं वो एक्चुअली क्या लिखते हैं,
किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक लिखते हैं या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक होता है? सैंपल का लेने का मतलब एवरेज ना, किसी का लेना रहेगा तो पार्टिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा। बट सोचने वाला बात है कि सैंपल का बात कर रहे हैं तो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्चुअली रहेगा क्या, वो रहेगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, हाफ एम और बोलिए VRMS का स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे m क्या है एवरीवन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। चलिए VRMS का फॉर्मूला क्या था, √3RT/m। क्या था, √3RT/, क्या इसको स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ऑनलाइन के स्टूडेंट? तो 3RT/m हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी, अब ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अभी अब सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ। तो क्या इसको 3/2 लिख दें, ये समझ में आ रहा है ना, 3 कहाँ से आया है, VRMS से आया है, करेक्ट। ये भी समझ में आ रहा वो 3 क्यों आया था, 3 डायमेंशन की वजह से आया था, एक्स मोशन, वाई मोशन, और याद है आप लोग को, ओके वेरी गुड। इसका मतलब आपने जो यहाँ पे लिखा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो किसी एक मोशन का था या ड्यू टू ऑल मोशन था, ड्यू टू ऑल मोशन, करेक्ट। MRT, भाई ये क्या है, बोले मोलर मास। अब मोलर मास कितने मॉलिक्यूल का मास, बोले 1 मोल का मास, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स का मास, Na का। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और M से M हो गया कैंसिल, M से M क्या हो गया, कैंसिल। बहुत कमाल का रिजल्ट मिला है। अब बताइए रागिनी मिश्रा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पढ़िए इस क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। कौन सा गैस का, सर कैसे बताएं, मोलर मास है ही नहीं, राइट, मोलर मास है या गायब कर दिए, गायब कर दिए। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसी भी गैस का एट ए गिवन टेम्परेचर सेम होता है, हाँ या ना। RMS स्पीड डिफरेंट गैस का एट ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वहाँ पे मोलर मास को हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर पाए थे, करेक्ट। बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसी भी गैस का एट ए गिवन टेम्परेचर, चाहे हाइड्रोजन का गैस का एक मॉलिक्यूल हो या ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल हो, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फार्मूला बोल रहा है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, करेक्ट है। यहाँ इस फॉर्म में अगर इसको कैंसिल नहीं करते, ऐसे देखते रहते तो आपको शायद लग भी सकता था, बट दिस बाय दिस में ये वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, करेक्ट है ना। सबको समझ में आ गया, क्या यहाँ पे कंक्लूजन कर लिया जाए। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस फार्मूला से और आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, राइट, हाँ या ना। बहुत कमाल का फार्मूला है,
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर इन केल्विन जो 0 कर दें, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। लिखिए फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट from here we conclude that translational kinetic energy per molecule, from here we conclude that translational kinetic energy per molecule are same for all gases at a given temperature, are same for all gases, इसको स्टार्ट दे दीजिएगा इस स्टेटमेंट को, are same for all gases at a given temperature। मतलब मान लेते हैं आपके पास 2 या 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गैस है और सबका टेम्परेचर सेम कर दिए, तो उन सबका इसका पर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन का डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल के नाम पे सिर्फ टी ही है, वेरिएबल के नाम पे सिर्फ क्या है, टी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ ये हम लोग सिर्फ अभी बात किसका कर रहे हैं स्टूडेंट, हेडिंग ही मैंने बता दिया कि अभी सारा बात मेरा किससे रिलेटेड रहेगा, ट्रांसलेशनल से। अभी हम लोग रोटेशनल मोशन पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो अभी मेरा सारा बात इसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन से है, ऑल टाइप ऑफ मोशन पे मैं नहीं आया हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके बाद ही मैं पढ़ाऊँगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और आप जहाँ भी फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके रेस्पेक्टेड जो सर हैं जो पढ़ाते होंगे वो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाएंगे, बट आई विल ट्राई कि मैक्सिमम मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूँ। एक मिनट वेट कीजिए, ये अभी टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? इसलिए अभी सारे बातें किसके लिए है, नॉट फॉर रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल हेडिंग की बना दिए। जब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा फॉर ऑल टाइप ऑफ मोशन, मतलब यहाँ पे मेरा था ऑल टाइप ऑफ मोशन का मतलब था ट्रांसलेशनल मोशन, एक्स मोशन, वाई मोशन एंड जेड मोशन। चलिए, तो आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बार बार टी नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी दिखेगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक पर मॉलिक्यूल को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ आर टी बाई एन ए प्लस हाफ आर टी बाई एन ए अब प्लस हाफ आर टी बाई एन ए, हाँ या ना। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन, यहाँ पे 3 को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, राइट। इसका मतलब ये जो था इसमें ट्रांसलेशनल का कौन सा काइनेटिक था, नीलम शर्मा बोलिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक, राइट। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक किसके वजह से था, एक्स मोशन, वाई मोशन एंड, तो तीनों मोशन का कंबाइंड इम्पैक्ट था। तो क्या तीनों को इक्वली डिवाइड कर दें, सर इक्वली क्यों, क्योंकि ऐसा हम लोग माने थे, कैसा माने थे, वी एक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, वी वाई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, वी जेड। तो जब भी डेरिवेशन पार्ट में कुछ बात पार्टिकुलर पॉइंट एजम्पशन में बोलते रहते हैं तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, वही आपको आगे हेल्प करेगा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में। जैसे मानते हैं क्वेश्चन बैंक कल के डेट में सब लोग पक्का फॉलो करेंगे ही करेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा कि अगर सरफेस पे कोलिजन बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अब तो आपके लिए बहुत बच्चों टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, कोलिजन बढ़ाएंगे, कोलिजन की वजह से ही तो प्रेशर डेवलप हो रहा है, प्रेशर का मेन सोर्स क्या था, कोलिजन था, करेक्ट। कोलिजन का मोमेंटम बढ़ा देंगे ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। एनीवे, तो क्या इसको बोल सकते हैं दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक ड्यू टू एक्स मोशन, हाँ या ना। दिस इज ड्यू टू व्हाट, लिखिए बाई मोशन, एंड दिस इज ड्यू टू जेड मोशन। और इसी को आगे, एक मिनट सुनिए, इसी को आगे चलकर मैं बोल दूंगा एक मैक्सवेल का थ्योरी है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या बोल देंगे,
मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि हर मोशन के लिए, अगर मान लेते हैं कल के डेट में इसका 7 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हो गया, अभी तो 3 ही मोशन का बात कर रहे हैं ना, एक्स वाई एंड जेड, अगर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हो गया तो हर मोशन के लिए हाफ RT/NA दे देते हैं। हर मोशन के लिए इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल हो या वाइब्रेशनल हो। बट अभी हम लोग आप कहाँ तक रखे हैं? ट्रांसलेशनल तक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मेरा फार्मूला क्या यहाँ पे आया हुआ है? 3 × हाफ RT/NA आया ना। हाफ RT/NA किसके लिए है? फॉर वन ऑफ द मोशन, वन ऑफ द टाइप ऑफ मोशन के लिए। 3 स्टैंड फॉर व्हाट? 3 टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, एक्स मोशन, वाई मोशन। और कल के डेट में अगर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन रहेगा तो यहाँ पे 3 नजर आएगा या 5 लिख देंगे? 5 लिख देंगे। 6 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन रहेगा तो क्या लिख देंगे? 7 रहेगा तब क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। करेक्ट है ना। मतलब इसको जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि डिफरेंट गैस का एट ए गिवन टेम्परेचर, यहाँ देखते रहिएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होता है, राइट। वो मोलर मास पे डिपेंड, बट VRMS मोलर मास पे डिपेंड करता है। याद रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ओके, अब यहाँ देखिएगा 3/2 RT/NA। R/NA का एक और नाम दिया गया है, बोलिए, बोल्जमान कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? R/NA के रेशियो को बोला गया है इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 kT। तो 3/2 kT लिखें या 3/2 RT/NA लिखें, अलग बात है, सेम बात, एक ही बात है। हो गया ना। ओके, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1 मोल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक बन जाए? न्यूटन मेथड, एक मॉलिक्यूल का इतना तो NA मॉलिक्यूल का कितना? 1 मोल के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? NA से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए तो इस पूरे वैल्यू को कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? NA मॉलिक्यूल से, राइट। NA वैल्यू से तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 RT/NA, ये था पर मॉलिक्यूल, इंटू NA और NA आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना हो जाएगा भाई? 3/2 RT। करेक्ट है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखें, और इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज आपके पास एक ही मोल रहेगा? अगर आपके पास n मोल है, 1 मोल का पता है, और आपके पास 5 मोल है तो क्या कीजिएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो फॉर n मोल क्या फार्मूला बन जाएगा?
3/2 RT इंटू एन, आया ना, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैंपल ऑफ द गैस इक्वल टू व्हाट, एन। तो क्या ये किसके लिए हो गया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। बेटे कौन सा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया है, 3/2 nRT। चलिए, और एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, P और V का प्रोडक्ट का एक्चुअली एनर्जी होता है। ध्यान से देखिए तो P के लिए क्या लिखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। इसके लिए क्या लिखिएगा, न्यूटन मीटर, ये क्या होता है, वर्क डन जूल, करेक्ट। और nRT के बदले क्या PV लिख सकते हैं, nRT के बदले PV। तो आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक के लिए कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहेगा 3/2 PV। तो ए फार्मूला और ए फार्मूला डिफरेंट फार्मूला है या एक ही फार्मूला है, सेम फार्मूला है, ठीक है ना। इसको क्या पढ़िएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, राइट। लिखिए 3/2 पेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, एनर्जी डेंसिटी, इसको आप एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी यही होता है ना, मतलब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत जगह फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, ठीक है। इस बार तो नीट के क्वेश्चन में एक एनर्जी डेंसिटी पे ही क्वेश्चन आया है, इसलिए फिजिक्स में 2-3 चैप्टर में आपको मिलेगा। ये तो फार्मूला पकड़ के रखे हो जाएगा ना एवरीवन। तो अगर एन दे दें और आर तो पता ही रहेगा, टी दे दें। अब उसमें है कि अगर आप आर का वैल्यू ऐसा सिस्टम पुट करेंगे तो आपको आंसर भी किस में आएगा, ऐसा सिस्टम में आ जाएगा। अब लिखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक फार्मूला लिख लीजिएगा, डेरिवेशन रिक्वायर्ड इसका नहीं है स्टूडेंट, डेरिवेशन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ वैल्यू लिख लीजिए।
लिख लीजिए 8RTY/m। डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। और इसी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ठीक है ना। और R/N को क्या लिख सकते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो 8kT/m। तो बेटर रहेगा कि आप इस फॉर्मेट में याद रखिए और इस फॉर्मेट में, कोई भी एक फॉर्मेट याद रहेगा तो ये फॉर्मेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, राइट। अब लिखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हेडिंग बनाइएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। व्हाट द मीनिंग ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? यहाँ देखिए मोटा मोटी इसको ऐसे मानिए कि मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो एक्चुअल में एग्जैक्ट तो किसी एक का मार्क्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं आ सकता है, बट मोटा मोटी देखा गया है कि 50 से 60 मार्क्स लाने वाले सबसे ज़्यादा, मतलब 50% मार्क्स के आसपास, राइट। तो मान लेते हैं कि 45 से अगर 100 मार्क्स का पेपर है और हम लोग 500 स्टूडेंट का सैंपल ले रहे हैं, कितना स्टूडेंट का, तो 50 और टोटल मार्क्स 100 है, तो 45 से 55 मार्क्स लाने, इस नंबर में इतना मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा है, तो ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स हो गया। क्या हो गया? और इतना लाने वाले स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि मेरे पास अबाउट 120 स्टूडेंट हैं, कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना है, यस, तो यहाँ पे ये नंबर कितना है, तो 120y, ये मार्क्स कितना है, 10, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज, तो यहाँ पर सेम सिचुएशन, मान लेते हैं कि आपके पास कोई सैंपल है, कंटेनर है, और इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट आपने ऑब्जर्व किया कि V1 से V2 के बीच में, दो आप स्पीड देख रहे हैं, V1 से V2 के बीच में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल का स्पीड है, करेक्ट। मैं मैक्सिमम स्पीड का बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड का कोई यहाँ पे वेल डिफाइंड बाउंड्री डिफिनेशन नहीं है, मैक्सिमम स्पीड का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसा स्पीड का डोमेन जिसके बीच में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल का मूवमेंट है। मान लेते हैं किसी का 10 मीटर पर सेकेंड है, किसी का 30 मीटर पर सेकेंड है, किसी का 25 मीटर पर सेकेंड है, किसी का 200 मीटर पर सेकेंड है, बट मैंने देखा कि 60 मीटर पर सेकेंड से लेकर 80 मीटर पर सेकेंड के बीच में मैक्सिमम मॉलिक्यूल का स्पीड है। तो वही डोमेन के बीच में मेरा क्या रहेगा, मैक्सिमम स्पीड बोल रहे हैं या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल। वैसा स्पीड जिस स्पीड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, वैसा स्पीड जिस स्पीड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, उसका नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ में आ गया है? देखिए, अभी मैं फ़ोटो खींच के भी, जिनको डेरिवेशन में बहुत इंटरेस्ट है, एक लिमिट ज़्यादा, तो उनके लिए मैं फ़ोटो खींच के हाथों अभी जस्ट भेज दूंगा, बट डेरिवेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जेई सिलेबस, पहले ही बोल रहा हूँ। बट फिर भी होता है कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें तो आप नोट कर सकते हैं। एक बात सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल मत देखिएगा, बोल रहे हैं उसी को लिखिएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन करेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी तो एक आधा घंटा उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अभी अगर थोड़ा डिफिकल्टी है तो रिवीजन के टाइम पे और हो जाएगा।
और अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिसको ना बोलते हैं ना उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, और जिसको बोलते हैं इसको रिवीजन कर लीजिए उसको छोड़ देते हैं। बट फिर भी मैं कुछ खास कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं भेज दूंगा, अभी जस्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो लिखिए, पहले डिफरेंशियल लिखिए। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट, क्या पढ़िएगा देखिए तो, नहीं सुना मैंने। हाँ, जो है लिखा हुआ लिख लीजिए। पोसेस्ड, ओके। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड पोसेस, क्या बोले, जो बोले लिखिए, बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉमा and the corresponds to the maximum peak of distribution curve। मैं कर्व ड्रॉ करूंगा, कर्व आपका सिलेबस का पार्ट है। and corresponds to maximum peak of distribution curve, it is obtained by condition dn by dv इक्वल टू 0, dn by dv इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे n है मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n क्या है, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके अगर 0 कर रहे हैं मतलब ये क्या है, मैथमेटिक्स में स्लोप है, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे स्लोप 0 होता है वहाँ पे वैल्यू क्या है, या तो मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम, यहाँ तो मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम, करेक्ट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम स्पीड, ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। dn बाई dv इक्वल टू 0 करके n का वैल्यू निकालेंगे, वो किसका वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो निकलेगा। किसका निकलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसके रेस्पेक्ट में, आपको नहीं था कि ये इस टाइप का कर्व रहेगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में यहाँ पे डैम श्योर n एज ए फंक्शन ऑफ v रहा होगा, n एज ए फंक्शन ऑफ v। तो पहले आप एक ग्राफ समझ लीजिए, यहाँ देखिए ये ग्राफ है dn बाई dv, dn बाई dv, अब वर्सेज v, करेक्ट है ना। और dn बाई dv ऐसा तो स्लोप है ये, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर डेल्टा n बाई डेल्टा v भी कर सकते हैं, डेल्टा n बाई डेल्टा v। तो डेल्टा n क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा मानिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है नंबर ऑफ, और डेल्टा v क्या है, जिसके बीच में मॉलिक्यूल्स है स्पीड। उस सपोज कीजिए कि यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू 100 है, इसको बहुत समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कभी कभी ग्राफ पूछा जाता है, इस पर फोकस कर रहा हूँ। और डेल्टा भी एक सर्टेन स्पीड है, तो ये वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम रहेगा dn बाई dv, किसका वैल्यू, dn बाई dv का वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, उस तो मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड मिलेगा उसको बुलाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लिख लीजिए। तो सिर्फ आप इस ग्राफ में इस पीक को याद रखिएगा, दिस पीक रिप्रेजेंट व्हाट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मैं नीचे इस पर कुछ लिखवाऊंगा, लैंग्वेज दूंगा, डोंट वरी। लिखिए, पहला पॉइंट बना के लिखिए तो, एट एनी टेम्परेचर, at any temperature the number of molecules in a given speed interval, at any temperature
द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन स्पीड इंटरवल, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए डी वी, मान लेते हैं कि ये मेरा डी वी स्पीड इंटरवल है, ठीक है ना, इसी को मैं बात कर रहा हूँ डी वी का, एट एनी टेम्परेचर, एक किसी खास टेम्परेचर का है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन स्पीड इंटरवल is given by area under the curve, is given by area under the curve in that interval. यहाँ देखिए भाई dn बाई डी वी, ये क्या हो गया बाई एक्सिस में, ये क्या हो गया इंटू डी वी कीजिएगा, तो एरिया, तो इसका एरिया इसका एरिया क्या रहेगा बेस इंटू हाइट, हाइट में क्या है डी एन बाई, तो इस हाइट को इस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा इसका एरिया क्या दिखाएगा डी एन। इसका मतलब है कि एरिया अंडर कर्व क्या दे रहा है, इसके अंदर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर का क्या दे रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ इसके बीच का स्पीड के साथ, मूविंग विथ व्हाट, मूविंग विथ स्पीड v1 टू v2, करेक्ट है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एरिया का वैल्यू बोल रहा है, dn बाई डी वी इंटू डी वी, डी वी डी आपस में कैंसिल, बचा क्या dn, dn क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस एरिया, राइट, मूविंग विथ स्पीड व्हाट, पार्टिकुलर स्पीड या v1 से v2 के बीच का, v1 से v2 का, कर ये समझ में आ गया। एक और उसमें कंटिन्यू कीजिए, दिस नंबर इंक्रीजेज, this number increases, this number increases as the speed increases. अब देखिए तो ए यहाँ देखिएगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम एरिया आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, मान लेते हैं कि आप एक सर्टेन वैल्यू आप फिक्स किए हुए हैं कि नहीं, मुझे 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड का ही इंटरवल लेना है, समथिंग लाइक दिस, 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55, राइट, आपने इंटरवल को डीवी का इंटरवल को फिक्स कर दिया। अदरवाइज आप बोल सकते नहीं सर यहाँ तो आपने थिकनेस ज़्यादा ले लिया था, यहाँ पे कम ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि डीवी का मैंने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा एरिया मिलने का चांस है, करेक्ट, तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पे मिलने का चांस है, पीक पे मिलेगा, जहाँ पे पीक रहेगा वहाँ का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो मैक्सिमम एरिया रहेगा। अब मैक्सिमम एरिया का मतलब क्या, यहाँ का स्पीड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ के स्पीड के साथ व्हाट, इसी ग्राफ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, समझ में आ गया। तो एन वर्सेज भी का ग्राफ से नहीं समझ में आता, डी एन बाई डी वी वर्सेज भी, डी एन बाई डी वी वर्सेज भी, करेक्ट है ना। लिखिए दिस नंबर इंक्रीजेज एज द स्पीड इंक्रीजेज up to a maximum and then decrease towards zero and then decrease towards zero. This number increases as the speed increases, comma, up to a maximum value and then decreases एसिम्प्टोटिकली मतलब होता है कोई भी ग्राफ किसी एक्सिस किसी लाइन के पैरेलल होता है तो बोलते हैं दिस ग्राफ बिकम्स एसिम्प्टोट्स, ठीक है, एसिम्प्टोटिकली एंड देन डिक्रीजेज एसिम्प्टोटिकली टुवार्ड्स जीरो, ऐसे लिख लीजिए ज़्यादा बेटर बनेगा, टुवार्ड्स जीरो। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ लिए हैं ना 11th क्लास के बच्चे, पैराबोला वगैरह पढ़ाया गया है, तो पढ़ाया जाएगा तो कोई भी ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरबोला ग्राफ इस एक्सिस और इस एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो आज बात कोई भी ग्राफ किसी एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम लोग उस ग्राफ को बोलते हैं दिस ग्राफ इज एसिम्प्टोट्स विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, करेक्ट, ऐसा बोला जाता है।
ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि नहीं लगता कि यहाँ पे भाई तो वर्टेक्स तो एक ही रहेगा ना। यहाँ पे वर्टेक्स जो मैंने ग्राफ में दिखाया है कि एक वर्टेक्स है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के साथ बहुत सारा मॉलिक्यूल मूव करेगा या सर्टेन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो उसमें एक और पॉइंट बनाइए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ए स्पीड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ए स्पीड lying within a small range, the maximum number of molecules have a speed, the maximum number of molecules have a speed lying within a small range, the maximum number of molecules have a speed lying within a small range centered about the speed corresponding to peak of the curve, corresponding to peak of the curve. फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। The maximum number of molecules have a speed lying within a small range centered about the speed corresponding to the peak of the curve, corresponding to the peak of the curve। इसको तो लिखवाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैक्सिमम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हम तो यहाँ पे dn/dv वर्सेस v का कर्व है, तो इसका जो एरिया क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन दिस स्पीड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो मेरा v का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, करेक्ट। अच्छा ध्यान से बातों को सुनिएगा। अच्छा बताइए स्टूडेंट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि अभी मेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड का है, 60 मीटर पर सेकेंड से, या कह सकते हैं 60 से 70 मीटर पर सेकेंड, इंटरवल भी अगर बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि कोई पार्टिकल, हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का या एक मोटा मोटी एवरेज ले रहे हैं। वैसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी तो क्या है, मोटा मोटी एवरेज ही है ना। आप बोलेंगे सर यहाँ का लें या यहाँ का लें, ये भी तो बोल सकते हैं, इंटरवल ले रहे हैं तो इसके बीच का एवरेज यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पिक ले रहे हैं, राइट। वैसे ही मान लेते हैं कि अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सपोज कीजिए 60 से 70 के बीच में, तो उसका एवरेज 65 मीटर पर सेकेंड ये पकड़ रहे हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या वही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो जो अभी 65 मीटर पर सेकेंड है, नहीं ऐसा नहीं था कि 75 या 85 हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी चेंज हो जाएगा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसे ऑब्जर्व किया गया है। इस पे एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये का टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, और ये है किसका वर्सेस किसका, dn/dv वर्सेस v। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है 1, राइट। और इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो यहाँ पर रहेगा ना पिक पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ पीक आपका टुवर्ड्स